तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ रिटर्न ऑफ द बैचलर का न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें 3 बंदे को दिखाया जाता है जहाँ वो जुंग फैमिली के रेसिडेंट में घुस आते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि यहाँ पर 3 बच्चे हैं, इन्हें हमारी प्लानिंग से बाहर रखा गया था क्योंकि जंग फैमिली बिजनेस ग्रुप उनकी रक्षा करता है। लेकिन अब प्लानिंग बदल गई है। एग्जाम खत्म होने के बाद में मैं प्रोटेक्टरों पर जासूसी कर रहा था और उन बच्चों के नाम का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया। रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन डाउट है कि वो अगले एग्जाम के लिए क्वालिफाई हैं। और जंग फैमिली बिजनेस ग्रुप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और उनके आंसर थोड़े अलग भी थे। फिर हमें दिखाया था कि हमारा एमसी और हारिन बात कर रहे होते हैं टेबल पे बैठ के, और हमारा एमसी हारिन से कहता है कि ऐसा एक भी आंसर नहीं था जो फंडामेंटली लैकिंग हुआ हो। ये सभी ऐसे आंसर हैं जिन्हें प्रोटेक्टर अच्छे से मांगेंगे। अब जबकि सभी लोग आराम कर रहे हैं, मैं फाइनली रात को अच्छी नींद ले पाऊंगा। लेकिन तभी हमारे एमसी को ब्लैक कलर की कुछ ऑरा महसूस होने लगती है। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे उस ब्लैक थ्रेडिंग जैसे सील का एहसास क्यों हो रहा है जिसे मैंने पहले जारी किया था। क्या मेरे स्टूडेंट को आखिरकार निशाना बनाया गया है। हारिन भी कहती है कि 4 प्रेजेंट्स है जो अभी अभी स्टेट्स को दीवारों को पार कर गई है और उनमें से 3 आज दोपहर से फैमिलियर हैं। तो हमारा एमसी हारिन से कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो हारिन बोलती है कि तुम भूल रहे हो, लेकिन मैं भी एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट हूँ। वेट, क्या ये कमीने बच्चों के पीछे पड़े हैं। क्या है वो हमारे स्टूडेंट के पीछे क्यों पड़े हैं। लेकिन हमारा एमसी कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम यहीं रुको। और हमारा एमसी बाहर आता है और वो जो बंदे आ रहे होते हैं डार्क लैंड, वो लोग कह रहे होते हैं अपने मन में वो गुआंगडोंग प्रोविंस में एक फेमस बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन वो किसी भी हाई सिटी से जुड़े नहीं हैं। हम आमतौर पर शेडो में रहते हैं, लेकिन इस तरह बच्चों को ग्रुप को एक बार ले जाना थोड़ा जोखिम भरा है। ये सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, ठीक है। सब लोग प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ते रहो। लेकिन तभी वो बंदा कुछ देखता और चौंक जाता और कहता है कि आखिर ये क्या था। वो सब गायब कहाँ हो गए। तीनों एक साथ गायब हो गए हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया था कि हमारा एमसी उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि बेटे तुम बहुत स्लो हो। तो वो बंदा चौंकते हुए घबराते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये ऐसा कैसे किया। लेकिन हमें दिखाया था कि हमारे एमसी ने अपना डोमेन बना लेता है और उसको अंदर ले लेता है और उसको मारता है, जिससे उसके पीछे के कपड़े भी फट जाते हैं और उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। और वो कहता है कि नो वे, मैं डार्क एलायंस का चीफ और ऑब्सिडियन सेट के 10 बेस्ट वॉरियर में से एक हूँ। मुझे ये जाने बिना ही हरा दिया गया कि मेरे अपोनेंट ने कौन सी टेक्निक का यूज किया है। वो तो मॉन्स्टर है। गुआंगडोंग प्रोविंस में हमारी प्लानिंग के असफल होने की खबरें सच थी। मैं अक्सर मास्टर की पावर्स के बारे में सुनता रहता हूँ, लेकिन मैंने आज देख भी लिया और मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे टकरा जाऊंगा। और वो बंदा वही मर जाता है हमारे एमसी के एक अटैक से और उसका सूल निकलने लगता है। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है, और तुम सच में कहाँ भागने की प्लानिंग बना रहे हो। तो हमारा एमसी ब्लड ब्लीडिंग का यूज करके उसके सूल को पकड़ लेता है। तो उसका सूल भी कहता है कि नहीं, अगर मैं अब उस लाइट से चूक जाऊं, अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया तो मैं हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। लेकिन हमें दिखाया था कि हमारे एमसी ने उसको पकड़ लिया होता है और उससे कहता है कि अगर तुम कुछ क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया था जहाँ हमारा एमसी भाग के जा रहा होता है और कहता है कि नामकोन माउंटेन ये हॉर्स बैक पर 3 दिन की दूरी है। अगर तुम कैपिटल गुआंगडोंग से साउथ वेस्ट की ओर जाओ, ब्लैक मोवा ब्लेड डार्क एलायंस सेट में से एक है जो टियांगडांग डिंग नामक शिखर पर स्थित है। तभी हमारा एमसी एक गांव के पास आ जाता है और हमारा एमसी कहता है डार्क एलायंस की 5 ब्रांच में से एक का हेडक्वार्टर ऑब्सिडियन सेक्ट। और हमारा एमसी कोल्ड आंखों से घूरता है। फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका फूल हमारे एमसी को बताता है कि लैक मिडनाइट ब्लेड यान यू यांग एक प्रतिभाशाली पर्सन है जिसने मार्शल आर्ट के पीक को बहुत पहले ही पार कर लिया था और उनके 100 हाई लेवल के फर्स्ट डिसाइटल मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। मेरे जैसे एल्डर या उनके गार्ड द्वारा चुने गए लोग प्रमुख हैं और वो या तो सुप्रीम या हाई लेवल पर है। तो हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, उन्होंने कहा कि इस तरह की 4 और ब्रांच हैं, ये मेरी सोच से भी ज्यादा बदतर है। फिर हमारा एमसी चेक करता है तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और कहता है कि अगर तुम अपना मन बना लो और विद्रोह कहने का डिसीजन लो तो कोई ना कोई तुम्हारा प्लेप ले लेगा। तो तुम रडार के नीचे रहने में कामयाब रहे हो और इतनी बड़ी इमारत को छिपाने में कामयाब रहे हो। हमारा एमसी अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है हालांकि ऐसी बात को छिपाना आसान नहीं है। मैं ब्लैक हेवन सेक्ट के मास्टर के चेहरे के बारे में सच में जानने के लिए क्यूरियस हूँ। वेल ये तो बात हो गई, अब मैं इन बदमाशों को डिस्ट्रॉय कैसे करूँ। फिर हमारा एमसी बहुत बड़ा सा रेड कलर का अटैक को तैयार कर लेता है और चारों तरफ फैला देता है और कहता है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को चुपचाप खत्म कर दूं तो शायद कुछ समय के लिए आराम से रह सकूं।
लेकिन फ्यूचर के लिए एक शानदार छाप छोड़ना बेहतर होगा। मुझे उन ब्लैक हेवन पंग को उचित चेतावनी देना मेक श्योर करना होगा। फिर आराम से अपने मुट्ठी को बंद करता है, जहाँ वहाँ एक जोरदार प्रेशर निकलता है, जहाँ वो 3 बंदे होते हैं। वो बंदे कह रहे होते हैं कि ये क्या है, ये भयानक गूंजती गड़बड़ाहट क्या है। और हमारे एमसी के पास तेजी से भाग के आने लगते हैं वो सब। और वो लोग कहते हैं कि क्या तुम कह रहे हो कि ये कोई घुसपैठिया है? आखिर कौन इस जगह को ढूंढ पाएगा? सोचो कोई ऐसा भी होगा जिसके पास इतनी ताकत होगी, वो कौन करेगा? फिर हमारे एमसी के पास वो लोग आ जाते हैं और हमारे एमसी ने भी अपने अटैक को बना लिया होता है और हमारे एमसी पे वो लोग अटैक कर देते हैं। तो हमारे एमसी भी उन लोग से कहता है कि तुम लोग ने बहुत देर कर दी है, डेमन को हराने की ग्रेट स्वॉर्ड पूरी हो गई है। और एक स्लैश करता है जिससे वो लोग वहाँ मरने लगते हैं, वहाँ के घर भी टूटने लगते हैं, वो सब एक एक करके मरने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जमीन पूरा दरार पड़ जाता है एक स्लैश से, और माउंटेन भी बीच से कट जाता है और इतना ज्यादा गहरा हो जाता है माउंटेन। हमारा एमसी वहाँ हवा में उड़ रहा होता है और कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 6 लोग बचे हैं बस, इनमें से 5 लोग लगभग मर चुके हैं, बस एक ही बचा है। वो ऐसा पर्सन है जो जिंदा रह सकेगा, भले ही मैं उसे छोड़ दूं। फिर हमारा एमसी वहाँ से गायब होके उसी बंदे के पास आ जाता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है अगर वो डेमन को हराने वाली ग्रेट स्वॉर्ड का सामना करने के बाद जिंदा रहने में एबल था, तो हमारा एमसी उससे कहता है तो तुम वास्तविक ब्लैक मून गेट लॉर्ड हो गए, नहीं ब्लैक कैसल के हेड। तो वो बंदा हमारे एमसी से कहता है कि तुम बास्टर्ड, क्या तुम ही हो जिसने ये गड़बड़ की है? कैसे कैसे तुमने एक रात में 30 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया? मेरा क्लैन तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। तो हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है गहरी सांस लेके, सच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक विलन बन गया हूँ जिसका आसमान के नीचे कोई मुकाबला नहीं है। तो हमारा एमसी उस बंदे से कहता है मैं एक मतलबी बदमाश हो सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे भी ज्यादा दुष्ट नहीं हो? और अपने हाथ में की ब्लास्ट को रेडी कर लेता है हमारा एमसी और उससे कहता है तो चलो हम ऐसा दिखावा ना करें कि हमारा भी इतिहास है। तो वो बंदा कहता है कि तुम बास्टर्ड। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने अपने की ब्लास्ट से उसका शरीर उड़ा देता है। वहाँ से हमारा एमसी जाते हुए कहता है कि मैंने एक चेतावनी छोड़ दी है, इसलिए ये पर्याप्त होना चाहिए। चाहे डार्क एलायंस कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, वो इन सिचुएशन में गुआंगडोंग में घुसपैठ फिर से शुरू नहीं करेंगे। फिर भी डार्क एलायंस एक आसान अपोनेंट नहीं होगा। मैंने सोचा कि उसकी आत्मा को कैद करना या जानने के लिए पर्याप्त होगा कि वो क्या जानता था, लेकिन उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को चुना। पहली बार मैं किसी आत्मा से पूछताछ करने में अनेबल रहा। आत्मा को धीमी और अंतहीन पीड़ा का अनुभव होता है जो मृत्यु से भी बदतर होती है, लेकिन वो हेजिटेशन नहीं किया। उसकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं उसके रास्तों से प्रभावित हो गया। मुझे बस ये कॉन्फिडेंट मिला कि वो हमेशा के लिए गुआंगडोंग से बाहर निकल गए हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हमें कोई कहता है कि वहाँ मेरा नाम है और हमें बताया जाता है कि एक वीक बाद एग्जाम हॉल के सामने बच्चे कह रहे होते हैं कि मैं पास हो गया और अपने पेरेंट के साथ जा रहे होते हैं। हमारा एमसी सूरिन से कहता है कि ऐसा लगता है कि हमें उनके नाम खोजने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। तो हारिन भी कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो और हम देखते हैं वहाँ पर नाम फर्स्ट प्लेस पे सूरिन होती है, सेकंड प्लेस पे सैन होता है, थर्ड प्लेस पे सुनियोक होता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि पहले प्लेस से तीसरे प्लेस तक मेरे सभी 3 स्टूडेंट हो गए हैं, ये सेलिब्रेट करने का समय है। मुझे पता था कि सूरिन फर्स्ट प्लेस पर होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैन दूसरे पर होगा। हारिन कहती है बच्चों से तुम तीनों को बधाई हो, तुम सबने बहुत अच्छा किया। सैन बोलता है कि आपका शुक्रिया। सूरिन कहती है कि मेरे पास अच्छे टीचर थे। और दूसरी तरफ सोनियो चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उन हारने वालों के पीछे तीसरे पर हूँ। मैंने बेस्ट स्कोर का गोल रखा था, लेकिन मैं दूसरे प्लेस पर भी नहीं आ सका। हो सकता है कि मैं अभी फर्स्ट प्लेस पर न आऊँ, लेकिन अगली बार जरूर आऊंगा। सोनियो भी सेन से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, लेकिन ध्यान रखो कि अगली बार तुम्हारी तरकीबें काम नहीं आएंगी। सेन कहता है कि क्या ट्रिक? तभी हमारा एमसी कहता है पीछे से तुमको भी कांग्रेचुलेशन। तो क्या हुआ अगर तुम पहले या दूसरे नंबर पे नहीं हो? तीसरा प्लेस भी एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वहाँ से सोनियो जाने लगता है और कहता है कि जैसे कि तीसरा प्लेस माने रखता है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि वो बहुत परेशान होगा। तो सन कहता है कि मुझे लगता है कि वो ठीक है। मैंने देखा कि वो अपनी हंसी रोकने के लिए अपना मुंह हिला रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि सोनियो भी खुश होता है। फिर हमें बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद जुंग फैमिली जो अपने बिजी कार्यक्रम के कारण अनुपस्थित थे, शहर में पहुंचे। जुंग फैमिली की रेस्टोरेंट में एक विशाल दावत का आयोजन किया गया। गुआंगजो की एग्जाम एरिया उत्तीर्ण करने के लिए फिलिपिन ड्रैगन स्कूल के सोनियोक जंग, सैनबेक और सोरिन को बधाई हो। ब्रांच के दौर के सामने एक बड़ा बैनर लटका दिया गया जिस पर मोटे शब्दों में लिखा था और वहाँ पर म्यूजिक भी चल रही होती है। और हमारे एमसी से मैनेजर कहता है कि ये सब आपके उनके टीचिंग के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारा एमसी कहता है कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। तो वो दारू पी के दम टुल हुआ होता है मैनेजर, और कहता है कि ये केवल स्टूडेंट के कोशिश कैसे पॉसिबल हो सकता है। जब उनके डॉक्ट्राइन ऑफ द मेन से प्रकाशित हुए तो कई स्कॉलर ने आंसर को अप्रिशिएट किया। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हंसते हुए मुझे नहीं पता था कि ऐसा हुआ था। और अपने मन में कहता है कि अरे यार ये बहुत नशे में है। हमारे एमसी से मैनेजर कहता है सुनियो के व्यक्ति को देखते हुए मैं इमेजिन भी नहीं कर
सकता कि ये आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा। मैं घबरा गया था। चलो देखते हैं। उसे डर था कि कहीं वो किसी बाधा से टकरा कर टूट ना जाए, या वो गलत रास्ते पर चला जाए, या उसका अहंकार उसे एक बुरा इंसान बना दे। ये वो छोटी सी आशा थी कि वो एक वातावरण में एक नया खोलेगा, जिसने मुझे उसे स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। तो हमारा एमसी सुनियो की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसका एहसास है। हालांकि लोगों से बात करने का उसका तरीका नहीं बदलता, लेकिन उसका बिहेवियर बदल गया है। वो दूसरों को नीचे दृष्टि से देखने से लेकर स्वीकार करने तक पहुंच गया है। उन्होंने सीखा कि कंप्लीट फेयरली कैसे जाती है, और अगर वो अच्छे शिष्टाचार का पालन नहीं करते फिर भी वो इससे अच्छे नहीं है। तो हमारे एमसी से मैनेजर कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है टीचर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल ना होता तो ये बदलाव नहीं होते। और रोने लगता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मेरे लाइफ का सबसे खुशी का दिन है, मैं आपको कैसे रिपीट कर सकता हूँ। और हमारा एमसी भी थोड़ा एम्बेरस हो जाता है। और दूसरी तरफ सेन सुनियोक से कहता है कि क्या हुआ, आज तो अच्छा दिन है, क्या ये तुम्हारे फादर की वजह से है? तो वो बोलता है कि तुम क्या जानोगे। तो सेन कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूँ। तुम किस बात से इतने परेशान हो? तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए इतना बड़ा फेस्ट को प्रिपेयर किए हैं। तो सुनियोक कहता है गुस्साते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो एक आम आदमी हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे से प्रभावित होने के लिए कोई आसान काम हूँ? अपनी जगह का ध्यान रखो। तो ये बात सुन के सेन एकदम गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है, मैं हमेशा से सोचता आया हूँ, लेकिन तुम्हारे बात करने का तरीका वाकई बहुत घटिया है। और वो दोनों बहस करने लगते हैं। सुनियोक अपने मन में कहता है, अरे यार, क्या मुझे इस दावत को बर्बाद कर देना चाहिए? लेकिन अगर मैं अभी फाइट शुरू कर दूं तो इस दावत के लिए मेरे फादर की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। डैम इट, मुझे कब से ऐसी चीजें की परवाह होने लगी। तभी सूरिन कहती है कि तुम लोग बेवकूफ हो एकदम। वो दोनों कहते हैं कि क्या? सुनियोक कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? तो सूरिन कहती है कि तुम पीछे क्यों नहीं हट रहे हो? तुम तो कभी ऐसे इंसान नहीं रहे। अगर तुम अपने फादर से कुछ कहना चाहते हो तो उनके पास जाओ और कह दो। फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्टी खत्म हो जाती है। सुनियोक और मैनेजर बैठे होते हैं। मैनेजर कहता है उससे, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? और अपना मन में कहता है, अच्छा ऐसा है, मैं उस झूठ को भूल गया हूँ जो मैंने 3 साल पहले बोला था। सुनियोक ऑलरेडी 15 साल का हो गया है, झूठ को पहचानने के लिए ये समय काफी है। सुनियोक से मैनेजर कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। अगर ये बात 3 साल पहले मेरे द्वारा किए गए कार्य के बारे में है तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इसे एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा। भले ही मैं कहूँ कि ये तुम्हारे अपने भले के लिए था, तुम इसे चाहे जैसे भी कहो, झूठ बोलना एक बुरा काम है। अगर तुम चाहो तो मैं तहे दिल से माफी मांग लूंगा। तो सुनियोक कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा। ये सब पास्ट की बात है, वैसे भी मैं इस बात को लेकर चिंता नहीं हूँ। तो मैनेजर अपने मन में कहता है, मैं समझ गया, मैं गलत था। तो सुनियोक घबराते हुए कहता है कि और खैर बात ये है, मैं बस इतना चाहता था। तो ये बात सुन के मैनेजर अपने मन में सोचता है, बच्चे तुम क्यों हेजिटेशन कर रहे हो? और उससे कहता है, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। तो सुनियोक कहता है कि तो बात ये है। और अपने मन में मैनेजर सोच रहा होता है, क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम संघर्ष कर रहे हो अपने फादर को बताने के लिए? सॉरी गाइस, ये इसके फादर होते हैं, मैनेजर नहीं होता है, ठीक है। और उसके फादर अपने मन में सोचते हैं, खैर मुझे लगता है कि एक गलतफहमी दूर हो गई है। और सुनियोक कहता है कि मैं बस इतना कहना चाहता था कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मुझे पता है कि आपने मेरे लिए ये सब किया है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपनी गलतियों के प्रति अंधा रह जाता तो मैं आज से भी बदतर इंसान होता। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझता हूँ। फादर, मैं आपकी चिंता के लिए आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके फादर भी बोलते हैं कि सुनियोक, और अपने मन में कहते हैं, तुम बहुत बड़े हो गए हो। तो सुनियोक कहता है कि मैं तीसरे प्लेस पर हूँ, मैंने एग्जाम में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि मैं स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल में केवल 3 सालों से ही हूँ। ये फर्स्ट प्लेस नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ। लेकिन अगर आप वहाँ होते फादर तो मुझे अच्छा लगता। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर प्राउड है मेरे बेटे, तुम मेरे प्राइड का आनंद हो, तुम जरूर निराश हुए होगे। और उसके फादर की आंखों में आंसू आ जाता है और अपने बेटे से लिपट जाते हैं और कहता है कि मैं एग्जाम हॉल में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं बिजी था, लेकिन ये तो बस एक बहाना है। मैं मेहमानों के साथ समय बिता रहा था और सेखी बकार रहा था, जबकि मुझे तुमको बधाई देना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना चाहिए था और तुमको बताना चाहिए था कि मुझे कितना गर्व है। तो सुनियोक भी रोने लगता है और कहता है कि फादर, तो उसके फादर कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत गर्व है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कितना गर्व है, मुझे माफ करना सुनियोक, तुम्हारे फादर के रूप में मैं तुमको समझने में फेल रहा। तो सुनियोक अपने मन में कहता है कि मैं केवल ये सुनना चाहता था कि आपको मुझ पर गर्व है, बस मैं यही चाहता था और फाइनली मेरी इच्छा पूरी हो गई है। और अपने फादर से कहता है कि मैं अगली बार निश्चित रूप से फर्स्ट प्लेस पर आऊंगा। तो उसके फादर कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम मेरे बेटे जो हो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ घोड़ा गाड़ी तैयार
तैयार हो जाता है और हमें बताया जाता है कि रिटर्न जर्नी में उनके साथ गार्ड और गाड़ियां थी जो विजयी वापस का संकेत थी। चुलियोंग जंग के उपहारों को रिफ्यूज करना इम्पॉसिबल था क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड के कारण ऐसा करने पर जोर देते थे। और हम देखते हैं कि बाप बेटे एक दूसरे को लास्ट बार देखते हैं और वो लोग निकल पड़ते हैं घर के लिए। और हमें बताया जाता है कि योनमा का ग्रुप एक ट्रेड के साथ मॉमिंग प्रांत पर लौटा और वो लोग रेस्टोरेंट के पास आते हैं तो सेन कहता है कि टीचर ऊपर देखिए, मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट की पास होने की लिस्ट है। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि मेरे फादर को मुझसे पहले ये सब कैसे पता चला। और सुनियोंग भी अपने मन में कह रहा होता है ये बहुत ही चमकीला है, मेरे फादर ने ही ऐसा किया होगा। फिर वहाँ पर आवाज आती है कि सब लोग बच्चे वापस आ गए हैं और हम देखते हैं कि उसके फादर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ सेफ और अच्छे से आए हैं तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। आज स्लीपी ड्रैगन इन में हर कोई मुफ्त में खाएगा, मुफ्त का खाना कौन नहीं खाना चाहेगा। और वहाँ पर भीड़ लग जाती है और हमारा एमसी भी कहता है अपने मन में एक और सेलिब्रेशन। और हमें अगले फिल्म में दिखाया था कि जहाँ बच्चे बैठ के दबा के खाना को खा रहे होते हैं और जश्न मना रहे होते हैं, तभी सिन को आवाज आती है कि सेन सेन मेरे बच्चे। तो सुनियो कहता है कि अरे कोई तुम्हें बुला रहा है। तो उसे आवाज आती है कि सेन तुम कहाँ हो। तो सन कहता है कि ये आवाज, तभी वो पीछे मुड़ता है तो भाग के जाने लगता है और कहता है कि फादर मैं यहाँ हूँ। तो उसके फादर भी बोलते हैं कि अच्छा तुम वहाँ हो। तो सेन भी उसके गले लिपट जाता अपने फादर से और उसका फादर कहता है कि मेरे बेटे तुम बहुत बड़े हो गए हो, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग हैं। तो सेन कहता है कि आप यहाँ कैसे। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम दूसरे नंबर पे आए हो, बेशक मुझे आज यहाँ होना चाहिए चाहे काम कुछ भी हो, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। तो सनियो कहता है कि ओह अच्छा उसके फादर है और पीछे से सूरिन को दिखाया जाता है जहाँ वो थोड़ा मायूस होती है। और दूसरी तरफ हमारे एमसी के पास सेन का फादर रोते हुए भाग के आने लगता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा बच्चा बहुत बढ़िया ढंग से बड़ा हो गया है। और हमारे एमसी के सामने घुटने के बल जाता है और माथा टेक देता है और कहता है कि मैं आपका रिपे कैसे कर सकता हूँ। तो हमारे एमसी कहता है कि आप सेन के फादर हैं, प्लीज खड़े हो जाइए। तो उसका फादर बोलता है कि नहीं, मैं आपका इस तरह अपमान कैसे कर सकता हूँ, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं समझता हूँ प्लीज, लेकिन दूसरी तरफ हमें कोई कहता है कि माओमिंग प्रांत की फेमस बड़ी है, इसका श्रेय हमारे माओमिंग स्लीपिंग ड्रैगन को जाता है। तो माओमिंग के सन टियाओजू हो, उसके फादर स्लीपिंग ड्रैगन के ऑनर है, हमें इससे कम की उम्मीद नहीं थी, माओमिंग का स्लीपिंग ड्रैगन। और हम देखते हैं कि उसके फादर और हारिम बहुत खुश होते हैं और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे सच में इसकी आदत नहीं है। और लोग कह रहे होते हैं कि हमारे टीचर माओमिंग स्लीपिंग ड्रैगन और माओमिंग प्रांत के लिए एक टोस्ट चेयर करते हैं। तो हमें एग्जाम के एक मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी बच्चों को पढ़ा रहा होता है और हमें बताया जाता है कि युनमा को पूरे देश से अंतहीन आवेदन अनुरोध प्राप्त हुए। सियो कांग फैमिली के हेड के बेटे आए हैं में बॉर्न हुआ, ये अनूही नामगुंग सेक्ट की ओर से है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि देश भर से लेटर आते रहते हैं, अभी भी बहुत सारे हैं। वेल मुझे लगता है कि इसमें कोई हेल्प नहीं की जा सकती क्योंकि मेरे स्कूल के सभी 10 स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे प्रदर्शन किए हैं। जब मैंने पहली बार स्कूल खोला था और हम अनजान थे तब की तुलना में ये एक अच्छी समस्या था, लेकिन 10 की लिमिट है। स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल भरा हुआ है और मुझे इसकी आकार पर भी विचार करना होगा। मैं इस बारे में चाहे जितना भी सोचूं, लेकिन ज्यादा स्टूडेंट को लेना लालच होगा। मैं उन बच्चों के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा जिनकी जिम्मेदारी अभी मुझ पर है। फिर बाहर से आवाज आती है कि टीचर ये मैं हुसैन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। अभी वो आता है तो हमारा एमसी उससे कहता है ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे पास कुछ कहने का है, मेक श्योर रहो और सुनो कि तुम क्या कहना चाहते हो और बताओ। तो सन कहता है कि मैं आपसे मेडिसिन के बारे में सीखना चाहता हूँ, मेडिसिनल आर्ट के बारे में। तो ये बात सुनकर थोड़ा हमारा एमसी भी चौंक जाता है और हमारा एमसी कहता है कि कुछ साल पहले तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा सपना डॉक्टर बनना है, जबकि तुम्हारे फादर को अत्यधिक काम करने और शराब पीने के कारण बुखार हो गया था। मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये बहुत जल्दी और मैं फाइनली तुम्हें सिखाऊंगा। और अपने मन में कहता है उसकी आंखें चमक रही है क्योंकि वो इतने लंबे समय से अपने सपने को पकड़े हुए है, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो हमारा एमसी कहता है कि सेन अगर ये तुम्हारा डिसीजन है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। हर कोई 2 मेजर सब्जेक्ट सीख रहा है, मार्शल आर्ट और लिटरेचर, लेकिन अगर तुम इसमें मेडिसिनल आर्ट को भी जोड़ दो हो सकता है कि तुम आधे रास्ते में ही थक जाओ, मोटिवेशन खो दो और हार मान लो। जिस मोमेंट तुम किसी एक एरिया में पिछड़ने लगती हो तुम खुद को दोष देना शुरू कर सकते हो। तो वो खड़ा होता है सेन और कहता है कि मैं इस पर ओवरकम कर सकता हूँ, मैं इसे पूरा कर लूंगा, मुझे यकीन है। तो ये बात सुन के थोड़ा हमारा एमसी भी चौंकता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे मेडिसिनल आर्ट सिखाइए। तो हमारा एमसी मुस्कुराता है और कहता है कि सेन, और अपने मन में कहता है तुम डेफिनेटली एक हीरो बनने के एक कदम दूर हो, हर एरा में तुम्हारे
तुम्हारे लेवल का संकल्प और बहादुरी वाला एक हीरो होना चाहिए। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि बहुत अच्छा, तो कल से मुझे 1 घंटा पहले ढूंढने आना, मैं तुम्हारी मेडिसिनल आर्ट की टीचिंग शुरू करूंगा। तो वो बोलता है सेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर हमें चांदनी रात दिया तेरे हाथ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी खड़ा होता है और अपने मन में कहता है आह यूंग चोंग, और हमारे एमसी का ये दूसरा टीचर होता है और हमारा एमसी कहता है अपने मन में, मैं तुम्हारे द्वारा सिखाई गई मेडिसिनल आर्ट को अपने स्टूडेंट्स एंड बैक को सिखाऊंगा। और हमारा एमसी पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ एक बंदा हमारे एमसी से कहता है कि तुम्हें पता है कि उन कमीनों की मानवीय गंध के प्रति सेंस बहुत तीव्र होती है, वो शायद अभी हम पर नजर रख रहे होंगे, लेकिन तुम नहीं जानते कि वो कब हम पर दोबारा हमला कर देंगे। तुम आगे बढ़ना बंद नहीं कर सकते, मुझे यही छोड़ दो और चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो वो लड़के, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूं? मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं हर दिन अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर थक गया हूँ, मैं एक जीवित फ्रेंड को नहीं छोड़ सकता, किसी तरह हम इसे एक साथ पार कर लेंगे। और उसका कॉलर पकड़ लेता है हमारा एमसी और कहता है कि अब मुझे अपने घाव दिखाओ, कुछ तो होगा जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। जैसे ही हमारा एमसी उसके कपड़े को खोलता है तो बड़े बड़े संतरे होते हैं और हमारा एमसी पीछे हट जाता है और हमें बताया जाता है कि वो वुमेन जिसने मुझे मेडिसिन सिखाई और सीक्रेट गुड के स्टार ड्रैगन मेडिकल सेट के सक्सेसर चुना। जब तक हम उससे जानते थे, हर कोई यही सोचता था कि आह्यून चायोंग एक मेल है, कम से कम जब तक मुझे पता नहीं चला उसने अपने सेट की सीक्रेट टेक्निक से अपना रूप और यहाँ तक कि अपनी आवाज भी बदल ली थी, जेंडर एक्सचेंज की पिल। और वो लड़की कहती है कि ये बात हमारे बीच ही रहेगी। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तो फिर जिंदा रहो ताकि तुम सीक्रेट को बनाए रख सको, अभी हम अपने आप को ठीक करने पर ध्यान देते हैं। फिर हमारा एमसी एक मैजिक सर्कल को क्रिएट करता है और कहता है उससे, तो फिर चलो QI का यूज करके प्रोसेस शुरू करें स्टार ड्रैगन मेडिकल सेट की सीक्रेट टेक्निक। फिर हमारा एमसी उसको हील करने लगता है और वहाँ पर एक जोरदार लाइट चमकती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लड़की गिरी पड़ी होती है और हमारा एमसी खड़ा होता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है वो एक अलग मेल के साथ नो वैली लाइफ में कैसे पहुंची, जब तक एक वुमेन के रूप में उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। काफी समय बीत जाने के बाद भी उसने अपनी कहानी साझा नहीं की। तुमने कहा था कि तुम ग्रेट प्लेन का रात्रि आकाश फिर से देखना चाहती हो, मुझे उनकी याद आती है, अपने टीचर और दोस्तों के चेहरे याद करके मेरा दिल हमेशा दुखता है। मैं तुम सबको बहुत ज्यादा याद करता हूँ, मैं यहाँ उनकी वजह से हूँ, मैं उसे अच्छी तरह सिखाऊंगा। अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ कि मैंने स्टार ड्रैगन मेडिकल सेट के सम्मान को कायम रखने की कोशिश की, हम लोग फिर से मिलेंगे स्वर्ग में। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हारिन बच्चों से कहती है क्या सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, बहुत बढ़िया, हम दिन की शुरुआत बहुत एनर्जी के साथ कर रहे हैं। और हमें बताया जाता है स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल अपने नॉर्मल दिनों में लौट गया। एग्जाम करने वाले स्टूडेंट का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें सीखने में आनंद आने लगा, जिससे पढ़ाई के प्रति उनका जुनून बढ़ गया। फ्यूचर के लिए अपने खुद के प्लेस और रास्ते डेवलप करना। हारिन कहती है कि मुझे लगता है कि अब उनकी मोटिव स्ट्रॉन्ग हो गई है, क्या तुमको नहीं लगता कि हमें उन्हें पहले आंदोलन पर शुरू करना चाहिए, मार्शल आर्ट को पूरा करने की दिशा में एक और रास्ता। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में सोच रहा था, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पहला मूवमेंट कैसे सिखाया जाए। जैसे हर पर्सन अपने बॉडी की जरूरतें के अनुसार अलग अलग पदार्थों का सेवन करता है या सीखने के अलग अलग तरीके अपनाता है, हर किसी का एक पहला आंदोलन होता है जो उसके अनुकूल होता है। तो हारिन कहती है कि तो फिर क्या हमें हर किसी को अलग अलग तरह के प्रथम आंदोलन सिखाने की जरूरत है। तो हमारा एमसी बोलता है कि वेल, हालांकि ये सबसे अच्छा रास्ता है, एक समय ऐसा आएगा जब हम कुछ व्यक्तियों के साथ दूसरे की अपेक्षा ज्यादा सावधानी से पेश आएंगे। तो हारिन कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, फिर उन्हें पहला ऐसा आंदोलन सिखाना जो उन सभी के लिए उपयुक्त हो। तो हमारा एमसी कहता है क्या इस तरह का कोई पहला आंदोलन इस दुनिया में मौजूद है, मुझे शोध के लिए कुछ समय की जरूरत होगी, ये आसान नहीं है। तो हारिन कहती है कि अच्छा, क्या तुम एक क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि दूसरों के लिए ये इम्पॉसिबल हो सकता है, तुम उनके टीचर थे। तो हमारा एमसी कहता है और क्योंकि तुम अपने सभी स्टूडेंट को प्रतिदिन देखते हो तो तुमको पता होगा कि उनके लिए उपयुक्त पहला आंदोलन कैसे बनाया जाए। तो हारिन कहती है कि इसमें कुछ समय लग सकता है लेकिन ये डेफिनेटली पॉसिबल है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और आसमान की तरफ हमारा एमसी देखता है और कहता है एक न्यू पहला मूवमेंट। फिर हमारा एमसी उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है और वो टेबल पे बैठा हुआ होता है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि शुरू करने से पहले तुमको एक स्टोरी जाननी होगी। तो सेन कहता है कि वो क्या है। तो हमारा एमसी कहता है उससे ये स्टार ड्रैगन मेडिकल सेट की कहानी है जो उन आर्टिस्ट का निर्माता है जिन्हें तुम सीखोगे। तो सेन कहता है कि स्टार ड्रैगन मेडिकल क्लैन। तो हमारा एमसी उसे बताता है कि इनकी फाउंडेशन बहुत पहले हुआ, तुआओ के डिसाइपल द्वारा की गई थी। ये एक ऐसा सेक्ट था जो लोगों के इलाज के लिए इंटरनल QI का यूज करता था। और मैं ये कहने का साहस करता हूँ कि जब इंटरनल QI उपचार टेक्निकों की बात आती है तो वो बेस्ट थे। उनकी केवल एक्यूपेंचर पॉइंट को दबाकर बीमारियों का इलाज नहीं करती, इसमें बॉडी की बीमारी से लड़ने की क्षमता
क्षमता बढ़ाने के लिए सही मात्रा में QI का इंजेक्शन लगाना भी शामिल है। ऑफ कोर्स उनकी टेक्निक के लिए नॉर्मल मेडिकल आर्टिस्ट की तुलना में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो सेन कहता है कि ठीक है, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। तो हमारा MC उससे पहले कहता है तुमको न केवल एक्यूपेंचर पॉइंट के नाम और प्ले सीखने की जरूरत है, बल्कि इंजेक्शन के लिए QI की उचित मात्रा और स्पीड भी सीखनी होगी। साथ ही एक्यूपेंचर सुइयां के माध्यम से अपने QI को चैनल करने की विधि और प्लान की विशेष इंटरनल QI कल्टीवेशन, इनमें से किसी एक एरिया में भी चाकू होने से तुमको इंटरनल QI उपचार टेक्निक का यूज करने में बाधा होगी। अगर इसे सीखना डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार इसे सीख लेने पर तुम खुद को मेडिकल आर्ट का बेस्ट प्रैक्टिशनर में से एक मान सकते हो। तो सेन कहता है कि मैं इसे ध्यान में रखूंगा। तो हमारा MC वहाँ पे चेयर पे बैठता है और उसको कहता है कि स्टार ड्रैगन मेडिकल प्लान की टेक्निक के सक्सेसर के रूप में तुमको कुछ रूल का पालन करना होगा। तो सेन कहता है कि वो क्या है। तो हमारा MC बोलता है कि सबसे पहले प्लान की मेडिकल आर्ट का गोल लोगों को बचाना होना चाहिए। तो सेन कहता है कि रेस्क्यू। तो हमारा MC उसे बताता है कि वर्ल्ड में अनेक मेडिकल आर्टिस्ट हैं। फैक्ट उनके बारे में अनेक अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल आर्ट एक उपकरण मात्र है और कुछ लोग इसका यूज सिर्फ मार्शल आर्ट ट्रेन करने के लिए करते हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस प्रकार की दवा न केवल जीवितों के लिए बल्कि दिव्य लोगों के लिए भी जरूरत है। हालांकि एक बात जो हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे कोई कुछ भी कहे, ये है कि मेडिकल का आधार पुनर्जीवन है। मेडिकल का पूरा अर्थ जीवन बचाना है। यही रीजन है कि मोज को हमेशा पहले प्लेस पर आना चाहिए। तो सेन कहता है कि हाँ, मैं नहीं भूलूंगा। तो हमारा MC कहता है कि और दूसरी बात है, पैसों में अंधे मत होना। यहाँ तक कि जो लोग मेडिकल को प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें चुनाव करना होगा। एक गरीब आदमी ऐसा हाँफ रहा है मानो वो आपकी आंखों के सामने ही मर जाएगा, लेकिन उसके पीछे एक अमीर आदमी है जो सीरियसली रूप से घायल है। तो तुम पहले किसे बचाओगे। तो सेन कहता है उससे, अगर आप उपचार और मौज के बारे में सोचे तो मैं स्वाभाविक रूप से उस पर्सन को चुनूंगा जो पहले आया है। तो हमारा MC उससे कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने सही कहा, लेकिन इंसान होना कितना आसान हो सकता है। कहावत है, जब सोना आपकी आंखों में गिर जाए तो आपके दिल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा डरावनी और धोखा देने वाली चीजों में से एक है सोना, क्योंकि तुम भूखे रहकर लोगों का इलाज नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमको पैसे की अनदेखी करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन सोने के प्रति अंधे होने के कारण तुमको तत्काल उपचार से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो सेन कहता है कि मैं इसे अपने माइंड में रखूंगा। तो हमारा MC कहता है कि तो फाइनली थर्ड रूल, मैं तुमको सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताऊंगा। कीगोंग उपचार एनर्जी के साथ बिहेवियर करते समय अत्यधिक इकट्ठा का कार्य। तो क्या हुआ अगर कोई पर्सन जो स्टार स्ट्रीम के सेक्ट के सीक्रेट के साथ किंग गोंग उपचार सीखने वाला था, उसका दिल खराब था। तो सेन कहता है कि फिर चाहे मैं इसे किसी भी तरह से देखूं, कुछ भयानक घटा होगा। तो हमारा MC उससे कहता है कि बिल्कुल सही, एक भयानक अभिशाप वर्ल्ड में फैल सकता है, इसलिए स्टार स्ट्रीम सेक्ट की निंदा नहीं की जानी चाहिए। जिन लोगों में विश्वास नहीं है उनके पास मेडिसिन सीखने की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर ट्रस्ट है। हमारे सेन में ऐसी क्वालिफिकेशन है। तो शेन कहता है कि मैं इसका यूज सही काम के लिए जरूर करूंगा। आपका शुक्रिया टीचर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मेडिसिन के बारे में पढ़ रहा होता है और हमारा MC कहता है कि वही अनचेंजिंग डे, और हम देखते हैं कि शेन सो जाता है पढ़ते पढ़ते, और हमारा MC अपने मन में कह रहा होता है कुछ लोग इसे एक उबाऊ ब्रेकडाउन कह सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हर दिन कीमती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा MC स्कूल से बाहर निकल रहा होता है और हमारा MC शेन से कहता है कि कल से तुम ट्रीटिंग का प्रैक्टिस करना सीखोगे। तो शेन कहता है कि क्या आप बात कर रहे हैं कार्रवाई में जाने की। तो हमारा MC कहता है कि जब तुम इसे कल देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम लोग माउंटेन से जा रहे होते हैं कहीं, और हमारा MC एक जगह इशारा करता है और हमें एक गांव को दिखाया जाता है और हमारा MC बताता है कि ये जुंगयान चोंग सिटी है। तो सेन कहता है कि मैंने इस प्लेस के बारे में सुना है, ये म्योंग प्रोविंस के पास सबसे गरीब गाँव है। फिर हमारा MC और सेन उस गाँव के अंदर आते हैं। वहाँ बहुत सारे भिखारी होते हैं, बूढ़ा आदमी जा रहा होता है जिसके हाथ भी कटे हुए होते हैं। तो सेन अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अनहेल्दी लोग। तो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।